Now, the topic at hand is revamped distribution sector scheme. Revamped distribution sector scheme. Why it is in news? Because cabinet has approved the revamped power sector. The cabinet committee on economic affairs has approved the implementation of revamped power sector distribution scheme. Revamped distribution sector scheme, okay, RDPS. This scheme is in addition to the Uday scheme that is already being implemented. One important thing from this scheme is that no further schemes will be announced till the implementation of this scheme is completed by 2026. Now we'll be observing, we'll be trying to understand, we'll try to understand as to how these schemes have come into existence and what is the evolution of these schemes. तो 2001 में सबसे पहला आया एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म, ओके। फिर 2008 में आया रीस्ट्रक्चर्ड एडीपीआर। इसी स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया गया कंटेम्प्रेरी नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर 2014 में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, 2015 में उदय स्कीम एंड नाउ 2021 में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल what are the issues that the discoms are facing? अब discoms क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि what are discoms, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बेसिक डायग्राम अगर आप यहां पे बना ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। यहां पे पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग बट आई विल ट्राई समहाउ। अब यहां से ट्रांसमिशन पावर हो रहा है, यहाँ पे रिसीविंग एंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिल्ली, ओके, दिस इज रिसीविंग एंड। अब यहाँ पे पावर को स्टेप डाउन किया गया एंड यहाँ पे सब स्टेशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विद इन दिल्ली। तो ये तो हो गया ट्रांसमिशन, ये हो गया जनरेशन, ठीक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन and distribution, okay. The whole power generation, transmission, distribution can be classified as this: generation, transmission and distribution. Now what we are dealing with here is the discom, okay, या discom। अब discom को discom क्यों कहते हैं? discom मतलब distribution company, okay। So what we are trying to understand here is what are the problems that distribution companies are facing and why are they facing these problems, ठीक है। तो सबसे important चीज is basically there are 2-3 kind of losses in electrical. The first one is transmission loss, the second one is commercial loss, okay। These are called AT and C losses. AT and C losses. That means aggregate of transmission and commercial losses या technical and commercial losses. Transmission losses को अगर हम technical loss कह दें, that will be a better representation, okay. But transmission losses are also there within the study of electrical engineering, okay। और दूसरे हैं commercial losses. Now technical losses क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला है technical losses, okay, and the second is commercial losses. तो इजी है समझना, बहुत इजी है। टेक्निकल लॉसेस वो हैं जो इंजीनियरिंग की वजह से है, ओके। द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। द सेकेंड वन इज ड्यू टू आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। लैक ऑफ
कैपेसिटर्स। अभी कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज नथिंग बट चार्ज बैंक। कैपेसिटर एक्चुअली हेल्प्स इन इंप्रूविंग द पावर क्वालिटी, ठीक है, एंड देयरफॉर रिड्यूसिंग द लॉस। ओके, इतना ही आप समझ लीजिए, अभी के लिए बहुत है, बहुत इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई आर डिस्कॉम्स फेसिंग लॉसेस, ठीक है। तो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि जो डिस्कॉम्स का या डिस्ट्रीब्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज आउटडेटेड। आउटडेटेड कैसे है? बहुत जो पावर कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, और जो लोड है उसके बीच में मिसमैच है, क्योंकि लोड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता गया है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो केबल्स हैं या तारे हैं, है ना, दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड इन सिंक विद द एग्जिस्टिंग लोड कैपेसिटी। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आर अराउंड 20%, 20 to 25%. They amount due to नॉन क्लीनिंग ऑफ द वायर्स। अगर हम इंजीनियरिंग डिटेल्स में जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रख रखाव की कमी की वजह से, आउटडेटेड ट्रांसफार्मर की वजह से, ठीक है, ट्रांसफार्मर के विद इन लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स में लॉसेस होते हैं इफ दे आर नॉट अप टू द रेटेड कैपेसिटी एंड इफ दे आर नॉट हैविंग गुड क्वालिटी, ठीक है। तो ये तो हो गए टेक्निकल लॉसेस। ओके, द सेकंड वन आर कॉमर्शियल लॉसेस। अब कॉमर्शियल लॉसेस वो लॉसेस होंगे द वंस विच आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्कॉम एज अ कॉमर्शियल एंटिटी, ठीक है। यहां पे हो सकता है द फर्स्ट वन इज करप्शन, ठीक है, ठीक है, करप्शन। द सेकंड वन इज थेफ्ट, पावर थेफ्ट, ठीक है, pilferages is also kind of a theft, ठीक है। ये हो गया कॉमर्शियल लॉसेस। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रांसमिशन या टेक्निकल लॉसेस, लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, रिएक्टिव पावर लॉसेस एंड कंडक्टर की कैरिंग कैपेसिटीज जो है या वायर्स की जो कंडक्टर कैरिंग कैपेसिटीज है वो कम है, ठीक है। कॉमर्शियल लॉसेस में बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉस है वो है डिफेक्टिव मीटरिंग की वजह से लॉस, ठीक है, लॉस ड्यू टू डिफेक्टिव मीटरिंग, ठीक है। डिफेक्टिव मीटरिंग की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर थेफ्ट, ओके, एंड करप्शन एंड एरर्स इन रीडिंग। तो ये तो दोनों लॉसेस हो गए। नाउ व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन? व्हाट आर द मेजर इश्यूज विद द डिस्कॉम्स? वी आर डिस्कसिंग देम। ओके, द आउटस्टैंडिंग डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन। डेट मतलब लोन्स एंड इंटरेस्ट बर्डन मतलब उन लोन्स पे किए जाने वाला इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग डेट इज 4.3 लाख करोड़। इट इज अ वॉल्यूमिनस अमाउंट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ द डिस्कॉम्स इज अराउंड 4.3 लाख करोड़। AT&C लॉसेज आर अराउंड 20%। 20% मतलब अगर डिस्कॉम 100 रुपीज अर्न कर रही है, ठीक है, तो उसमें से 20 रुपीज माइनस कर दो, वो हो गया ATC लॉस के लिए। तो नेट अर्निंग कितनी हुई? 80 रुपीज हुई। अब इंटरेस्ट रेट बर्डन कितना है? 14 to 15%। मतलब हर मंथ अगर 100 रुपीज अर्न कर रहे हो तो अब 80 में से 15 रुपीज और सब्ट्रैक्ट कर दो, 65। तो 65 रुपीज या 35% का लॉस एक डिस्कॉम के ऊपर है, जिसकी वजह से डिस्कॉम्स की कंडीशन बहुत डिटेरियोरेट हो गई है। एंड मेनी डिस्कॉम्स, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द लैक ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ द टैरिफ्स, ठीक है। रेट ऑफ पावर टैरिफ क्या है? जो हम अपने बिजलियों के लिए मीटर के ऊपर टैरिफ का जो रेट पे करते हैं वो टैरिफ होता है ना, कि आपके पास बिजली का बिल कितना है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यू टू पॉलिटिकल अनएक्सेप्टेबिलिटी या अनपॉपुलैरिटी, the state governments या the discoms want to increase their tariff rate, but the state governments have forced them to not increase them. Okay, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट रेट ऑफ अगर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज करेगी तो दैट विल बी नॉट अ पॉपुलर मूव, है ना, तो दैट विल बी पॉलिटिकली नॉट बेनिफिशियल। तो दैट इज व्हाई द डिस्कॉम्स हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज द टैरिफ रेट्स डिस्पाइट द फैक्ट कि द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पावर हैज इंक्रीज्ड।
मतलब जनरेटिंग स्टेशन से डिस्कॉम्स जो है वो पावर परचेज कर रही हैं, ओके, एंड देन दे आर सेलिंग देम टू द कंज्यूमर्स. Now the cost of purchase is greater than the revenue earned from consumers. इस कंडीशन में of course this entity is going to bear a loss. ठीक है. Now what happens is कि despite the fact कि they have not increased their tariff या rate of electricity, they will have to pay a higher price because the generating stations are charging a higher, because of course the generation of power is becoming costlier due to coal and all everything. ठीक है. तो when the cost of production of power is high, या cost of acquisition of power is high for DISCOM, but if that DISCOM is not selling the power to earn revenue enough so that it can pay that to the generating station, so it will of course incur a loss, and that is how this voluminous amount of 4.3 lakh crore has come. Okay. The secondly, transmission and commercial losses are also very high, and interest rate and debt burden, of course, as this amount increases, the interest rate burden increases. Like agar 4 lakh crore ka interest 15% या 10% will be higher as compared to 3 lakh crore ka 15 या 10%. So as it becomes a vicious cycle for the DISCOMs. The outstanding debt keeps on increasing and the interest rate burden also keeps on increasing. Okay. So what happened was a major reform that the government took place was in 2015. What government did was, in 2015 government brought Uday scheme. ठीक है, Uday. Okay, government brought Uday scheme. This is Ujjwal Discom Assurance Yojana. ठीक है, Ujjwal Discom Assurance Yojana, under which the state governments, ठीक है, state governments were asked to take over the debt of the DISCOMs, ठीक है, so that the balance sheet of DISCOMs can be freed. The state governments were asked to take over the debt of the DISCOMs. अब DISCOMs का जो डेट है, लोन है, उसको ये करना था कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी बैलेंस शीट पे ट्रांसफर कर ले और वो जो डिस्कॉम है उसका बैलेंस शीट फ्री हो जाए. इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि नाउ डिस्कॉम्स विल बी एबल टू परचेज मोर पावर बिकॉज नाउ देयर डेट बैलेंस शीट इज फ्री. बैलेंस शीट में स्ट्रेस्ड बैलेंस नहीं है. ठीक है. दूसरा ये होगा, लेकिन अगर स्टेट्स इनका डेट अपनी बैलेंस शीट पर ट्रांसफर कर लेती हैं, उसमें लॉस क्या है? लॉस ये है कि FRBM एक्ट, फिस्कल रिव्यू, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 prescribes certain limits upon the gross state fiscal deficit, on the fiscal deficit of states. Okay. States के fiscal deficit पे लिमिट लगाती हैं, it is around 3%. It should not be greater than that. ठीक है. तो states के fiscal, when states took over the debt of these discoms, उनका अपना fiscal deficit बहुत हाई हो गया. अब इससे बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक ऑन द डेट्स ऑफ डिस्कॉम्स, बट दैट डेट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट फिस्कल डेफिसिट ऑफ द स्टेट. ओके. नाउ इट इज गुड that they have been granted exemption under the FRBM Act 2003, but the ability of the state government to raise loans, okay, depends upon its credit worthiness, okay, is fiscal prudence. Now, although the state government is not showing the debt taken over from the DISCOM on its own balance sheet, but the credit rating agencies and all the other agencies which are going to give loans to the state government know that despite the fact the state government is not showing this debt on their balance sheet, they are having the debt. Okay. And that is how the ability of state governments to raise loans becomes poor. That is not a good fiscal fiscal policy. Okay. But Uday scheme has worked and it brought down
the outstanding debt burden from 22.5% to 20%. Okay, outstanding debt burden of the AT&C losses from 22.5% to 20%. I hope you understood this. This is very important. Okay. Now, current ACS and ARR gap. ACS matlab? ACS ARR gap is nothing but the difference between the cost and revenue. Okay, this is the ACS ARR gap represents the difference between the cost and revenue of generating 1 unit of power. If this difference is positive, that means cost is greater than revenue. When this happens, it shows that the DISCOM is incurring losses because the cost for the DISCOM to procure 1 unit of power is greater than the amount of revenue that the DISCOM has earned from selling 1 unit of power. Okay. Now you can see that except the state of Karnataka, Maharashtra and Gujarat, okay, and Himachal Pradesh, of course, all the states have high positive value of ACS ARR गैप. ठीक है, मतलब अगर हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गुजरात को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेट्स में कॉस्ट इज वे ग्रेटर देन द रेवेन्यू. एंड इफ यू सी इन जम्मू एंड कश्मीर इट इज अराउंड 2.13. मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू, कॉस्ट इज 2.13 टाइम्स ग्रेटर देन रेवेन्यू. ओके, most of the states have positive and higher value of what the cost and revenue का gap. ठीक है, and the higher the value, the more loss the fiscal entity or the DISCOM is incurring. Okay, this is for the today 7th of July 2021. This I took from the Uday portal. Uday portal गवर्नमेंट का है, आप उस पर जाके AT&C लॉसेस इंडिया में कितना चल रहा है, ACS ARR गैप क्या है. तो फॉर द होल कंट्री, ठीक है, फॉर द होल कंट्री AT&C लॉस आर अराउंड 20.76% as I told in the previous slide, and the ACS ARR gap is around rupees 0.51 per unit. Okay, rupees 0.51 per unit. The aim should be at least bring this to zero. Okay, for the time being. And the aim to bring this to 15% so that the debt sustainability of the DISCOM is maintained. अब debt sustainability क्या है? Debt sustainability का मतलब अगर मैं किसी से लोन लेता हूं तो मेरी ability इस चीज की कि मैं उस लोन को पे कर पा रहा हूं या नहीं, या मैं उस लोन की इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे कर पा रहा हूं कि नहीं, यही मेरी डेट सस्टेनेबिलिटी है. ओके, नाउ द स्कीम revamped power sector distribution sector scheme के बारे में. The first thing is कि it has subsumed 3 existing schemes. The first one is integrated power distribution scheme. The second one was Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. It was being implemented by Rural Electrification Corporation. The third one is Saubhagya Yojana, सहज ऊर्जा हर घर बिजली योजना. This is called सौभाग्य योजना. ठीक है, तो सौभाग्य योजना में क्या था कि विलिंग हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा. ठीक है, इन द रूरल एरियाज. और DDU GJY का मतलब है कि विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा ग्रिड से. ओके, तो मतलब DDU GJY refers to electrification and सौभाग्य योजना refers to provision of electricity connection to the individual households. Okay. Now the aim of the scheme is to reduce AT&C losses by 12 to 15% by, sorry, यहाँ पे 2 होना चाहिए था. तो reduction of AT&C losses का aim कितना है? To bring down from existing 20.76% to 12 to 15%. ठीक है, हमारा जो existing loss है वो AT&C losses are around 20.76%. The aim is कि 24-25 तक हम इसको 12 to 15% पे ले आए. The second target of the scheme is to bring the ACS ARR gap
that is the cost to revenue gap to zero by 2024-25. Although the aim should be, the ideal should be that it is negative, it is negative, but in the country the scenario is that most of the states except for Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh, okay, and Karnataka, all the other states have positive and high values of ACS ARR gap, due to which the cost is higher than the revenue earned by the DISCOM. Another very important point, or another very important point from this for the scheme is feeder segregation. Now feeder segregation क्यों? What is the importance of having a segregated feeder? Feeder segregation का मतलब होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, क्योंकि द एम इज टू सिंप्लीफाई, ओके, तो फीडर सेग्रीगेशन का मतलब है कि ये एक ट्रांसफार्मर है आपके गांव के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, इसी ट्रांसफार्मर में इनकमिंग पावर, आउटगोइंग पावर, एंड दिस पावर इज बीइंग यूज्ड बाय द फार्मर्स, ओके, एंड द हाउसहोल्ड्स एज वेल, ठीक है। अब फार्मर्स इसका यूज क्यों करते हैं? ट्यूबवेल्स रन करने के लिए, ठीक है। तो अब फीडर सेग्रीगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? दो चीजें, हाउसहोल्ड्स के लिए जो कैपेसिटी है, रूरल हाउसहोल्ड्स की जो लोड कैपेसिटी है, दैट इज नॉट वेरी हाई। क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ लोड या द अमाउंट ऑफ केवीए या किलोवाट दे आर कंज्यूमिंग इज नॉट वेरी हाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फैसिलिटीज दैट सिटीज हैव, ठीक है। तो रूरल एरियाज में जो लोड पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादातर या तो लाइट होता है या तो फैन होता है, एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया जहां पे लाइट, एसी, फैन, मतलब the volume of power consumption is higher in the urban areas. तो रूरल एरियाज के हाउसहोल्ड लोड्स जो हैं उनका पावर कंजम्पशन इज नॉट वेरी हाई एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। तो ये जो पावर क्वालिटी है यहाँ पे, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो मूवी वाला ट्रांसफार्मर नहीं है, ये ट्रांसफार्मर है, ये इनकमिंग पावर से दूसरे आउटगोइंग पावर, इनकमिंग पावर को एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल या करंट लेवल में कन्वर्ट करता है। पावर लेवल रिमेन्स द सेम इन ट्रांसफार्मर, ओके। तो हमारा एम ये है, बट हाउसहोल्ड्स की लोडिंग कैपेसिटी तो लो है, हाउसहोल्ड्स की डिमांड भी लो है, हाउसहोल्ड्स का पावर की टाइप ऑफ डिमांड लो है। क्यों? हाउसहोल्ड्स का पावर कंजम्पशन ज्यादा वॉटेज में होता है, ओके। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स, बट जो ये मोटर्स हैं उनका अलग किस्म का फीडर होना चाहिए, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द टेक्निकलिटी सो दैट इट बिकम्स easier rather than becoming tough, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि ऐसा फीडर लगा दें, एक फीडर, एक ट्रांसफार्मर ऐसा लगा दें जो खाली एग्रीकल्चरल लोड को सप्लाई कर रहा हो, और एक फीडर ऐसा लगा दें जो खाली हाउसहोल्ड लोड्स को सप्लाई कर रहा हो, तो दोनों के लोड्स के डिमांड्स और नेचर ऑफ लोडिंग की जो डिफरेंस है उसको हम केटर कर पाएंगे इजीली, ठीक है, अंडरस्टूड। क्योंकि लोडिंग की कंडीशन जो फार्मर के ट्यूबवेल की है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू दिस वन, और जब ये बहुत ज्यादा लोडिंग ट्यूबवेल्स चलते हैं तो हो सकता है हाउसहोल्ड की सप्लाई पुअर हो जाए, ओके। ये यहाँ पे हमें बहुत सारे कैपेसिटिव बैंक्स लगाने पड़े टू इंक्रीज द रिएक्टिव पावर या इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पावर। इससे बेहतर क्या होगा कि हम एक फीडर लगा दें हर जगह जहां पे भी एग्रीकल्चरल वो है, हम इस फीडर से एग्रीकल्चरल इनपुट को ही फीड कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स या जो अदर डिवाइसेस हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में उनको फीड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द हाउसहोल्ड लोड्स। दिस इज कॉल्ड फीडर सेग्रीगेशन, फीडर्स को अलग करना, ठीक है। तो दिस स्कीम इज अ स्पेशल प्रोविजन एक्चुअली फॉर फीडर सेग्रीगेशन। And other important point is now feeder segregation is for rural areas. For urban areas also, modernization of urban distribution infrastructure, like increasing number of capacitive reactive capacitor banks, and in the improving the existing transformers, या जो outdated transformers हैं उनको remove करके new transformers install करना, so that the quality of power, okay, and the losses, the quality of power can be improved by reducing the losses, ठीक है। तो ये तो हमारा एम हो गया इस स्कीम का। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFCL, ठीक है।
Okay, now what is the financial outlay and how is it going to be implemented? So in the budget itself, Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman announced that a scheme amounting to the financial outlay of rupees 3,758 crore will be launched for the पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ठीक है, जहां पे ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है 97,631 करोड़. नाउ व्हाट इज ग्रॉस बजटरी सपोर्ट? ग्रॉस बजटरी सपोर्ट इज दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड, जहां पे प्रोविजन विद इन द बजट इटसेल्फ, यानी बजट में, बजट जो है ना, उस बजट के थ्रू 97,631 करोड़ रुपीस इस स्कीम को मिल चुके हैं. जो बाकी का पैसा है दैट विल कम आइदर फ्रॉम बोरोइंग, है ना, या आइदर फ्रॉम अदर मीन्स, फ्रॉम दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट, EBS, सॉरी, ठीक है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, IDPS एंड DDU-JY, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हैव बीन सबस्यूम्ड इन द स्कीम, जिसकी वजह से 17,000 करोड़ रुपीस की सेविंग्स होगी, एंड दैट 17,000 करोड़ विल आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस स्कीम, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. ये तो हो गया फिर कि हमारी स्कीम का पार्ट क्या है. अब ये स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होगी एंड हाउ इज द स्कीम गोइंग टू हेल्प, है ना, कि ये इस स्कीम का ये फाइनेंशियल आउटले हो गया. इस स्कीम का एम हम पढ़ चुके हैं, AT&C लॉसेस को रिड्यूस करना, सर लॉसेस को रिड्यूस करना, इंप्रूव करना, बाकी सारी चीजें. लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगी? इंप्लीमेंट होने का सिंपल आइडिया है कि जो डिस्कॉम्स हैं दे विल बी प्रोवाइडेड विद सर्टेन क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स टू परफॉर्म. ओके, अब उन क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस पे जिन डिस्कॉम्स की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी दे विल बी गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट. इट इज एज सिंपल एज दैट. जिनका नहीं अच्छा होगा दे विल नॉट बी गिवन द फाइनेंशियल सपोर्ट, या द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट दैट these discoms get depends upon the what depends upon the kind of performance they have achieved on the specified parameters. Okay, तो डिस्कॉम्स नीड टू अचीव एटलीस्ट 60% मार्क्स. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है UPSC क्वालिफाई करने का, कि आपको पास होने चाहिए, है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पास होना चाहिए. तो सिमिलरली अगर 60% अचीवमेंट, अगर आपका जो सेट पैरामीटर्स है ना, सेट पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे, लाइक ATC रिडक्शन, लॉस AT&C का रिडक्शन, मॉडर्नाइजेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ सप्लाई, आवर्स ऑफ सप्लाई की एक डिस्काउंट कितने आवर्स ऑफ एवरेज सप्लाई दे रही है. अगर इन सारे पैरामीटर्स पे स्पेसिफाइड वेट्स असाइंड है और उन वेट से मार्क्स कैलकुलेट होगा, इफ the power discom is able to achieve at least 60% marks on these parameters, then only it will be provided with the financial support. Other important thing is eligible discoms will be provided with funding as according to the performance. फाइनेंसेस में अलग क्या है, स्मार्ट मीटरिंग के लिए एज आई टोल्ड कि मीटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मीटरिंग की वजह से बहुत लॉसेस हो जाते हैं, फॉल्टी मीटर्स की वजह से. ओके, फॉल्टी मीटर की रीडिंग की वजह से. तो ₹900 और 15% कॉस्ट ऑफ वन सिंगल मीटर जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, ठीक है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स में कि जैसे प्रीपेड कनेक्शन होगा आपका फोन की तरह, इफ यू हैव नॉट पेड योर बिल, या यू कैन पे योर बिल, ठीक है, आपके घर के बाहर एक मीटर लग गया, ठीक है, उसमें एक सिम कार्ड या ऐसा कुछ डिवाइस लग जाएगा, एंड आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, आपने इतनी बिजली कंज्यूम कर ली है इस मंथ और आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, अगर आपको और बिजली चाहिए तो आप और ज्यादा रिचार्ज करिए. दिस विल बी द प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, ठीक है. तो इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दिस विल आल्सो ट्राई टू रैशनलाइज द कॉस्ट ऑफ द पावर, ठीक है. फिर जिस तरीके से टेलीकॉम has shifted from BSNL to private companies and now people are paying the specified amount as the companies pay, the market is operating now. So similar kind of thing will be implemented in the this scheme, ठीक है. तो one important thing is कि this scheme में जो smart metering है that will be implemented through PPP model, private public partnership model, ठीक है. तो उसके लिए 900 या 15% कॉस्ट ऑफ द स्मार्ट मीटर फॉर नॉर्मल स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स के लिए पर यूनिट 1350 का सब्सिडी मिलेगा या 22.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मीटर.
and if any discom is able to attain the target of implementing certain number of meters within the 6 months या specified time या by 2023, so they will be awarded extra 50% of this amount. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली का कोई डिस्कॉम है, उन्होंने 2023 से पहले स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मीटर्स लगा लिए, तो उनको 900 का 50% 450 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा हर यूनिट पे. ओके, so that was the revamped power distribution scheme. We studied the evolution of the scheme, the aims of the scheme, the features of the scheme, and how it is going to be implemented. If you have any questions, kindly ask. अब अगर हम इसकी मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्रेम अ क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू एड्रेस की व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर. ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है GS3. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर GS3. ठीक है, तो GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ इंडिया. ओके, the rural parts have the discoms are facing constant losses. Critically analyze as to what are the main reasons for that and what are the steps taken by the government. तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि what are the reasons. ठीक है, what are the reasons. ठीक है, अब reasons में AT&C losses. ओके, AT&C losses और बाकी pilferages है ना, corruption and all these kind of losses. और ये losses क्यों हो रहे हैं? Of course we have studied them. दूसरी चीज आपको लिखनी होगी कि what are the steps that government has taken. तो उसमें लिखना होगा आपको IDPS, IDPS ना लिखिए, उसकी बजाय उदय स्कीम, and how has it brought down what the revenue cost gap. Okay, how has it brought down the AT&C losses. लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा स्टेट्स के फिस्कल पोजीशन पे, क्योंकि स्टेट्स वर कंपेल्ड टू टेक ऑन द डेट ऑफ द पावर डिस्कॉम्स. ठीक है, तो स्टेट्स ने जब पावर डिस्कॉम्स का डेट अपनी बैलेंस शीट पे ले लिया तो उनका फिस्कल पोजीशन वर्सेंड. ठीक है, तो अब जो ये RPDS है, रिवैम्प्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, तो अब ये स्कीम कैसे, इस स्कीम के एम्स क्या है बहुत शॉर्ट में, एंड हाउ इट सीक्स टू bring about a change in this whole infrastructure, power infrastructure. Okay, that is all for RPDS. If you have any questions, kindly ask them in the comment section. I'll be more than happy to take, whether it is from prelims point or for mains point. Okay.